देखें आप बेटा, पेपर की तरफ आ जाएं और पेपर खोल के ये क्वेश्चन नंबर 1 देखें। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन with a constant acceleration of distance 200 meter reaching a speed of 25। तो रेस्ट से अगर स्टार्ट होता है कोई बॉडी तो उसका जो यू होता है बेटा जी वो ज़ीरो होता है, और 25 मीटर पर सेकंड मतलब उसकी फाइनल स्पीड जो है ना वी हो चुकी है। द कार देन ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 400 स्पीड फॉर 400 मीटर बिफोर डीसेलरेटिंग यूनिफॉर्मली टू रेस्ट ओवर अ पीरियड ऑफ 5 सेकंड। फाइंड द टाइम फॉर विच द कार इज़ एक्सेलरेटिंग। आपने टाइम बताना है जिससे जो है ना आपकी कार एक्सेलरेट कर रही है। अब यहाँ पर हम जो है ना बेटा जी स्ट्रेट फॉरवर्ड हम इंफॉर्मेशन देखकर जो है ना थर्ड इक्वेशन यूज़ कर लेंगे। देखें वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2AS। वी हमारे पास जो है ना 25 है, वी हमारे पास 25 है तो बेटा उसका 25 का स्क्वायर कर लें। यू आपके पास ज़ीरो है तो ज़ीरो का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2AS हमारे पास बेटा जी 200 है तो 25 का स्क्वायर बेटा जी ये 625 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 200 इंटू 2 तो ये 400 हो जाएगा इज़ इक्वल टू एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन इज़ इक्वल टू अगर 5 के उससे करें आप तो ये 625 को 25 से सिंप्लीफाई किया जा सकता है और 400 जो है ना ये 16 से किया जा सकता है। ये एक्सेलरेशन आपके पास मिल गया तो अब एक्सेलरेशन की वैल्यू यूज़ कर लो। v माइनस यू ओवर टी एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है। अगर एक्सेलरेशन हमारे पास 25/16 है अगर हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू 25/16 है, वेलोसिटी v हमारे पास 25 है माइनस यू ज़ीरो है, आपने t निकालना है। तो हमने यहाँ पर टाइम निकालना है तो यहाँ पर ये देखें तो यहाँ से टाइम को सब्जेक्ट बना लें तो टाइम इज़ इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 16 तो 25 से 25 कैंसिल हो गया, टाइम आपके पास 16 सेकेंड आपके पास मिल गया। तो दिस वाज द टाइम फॉर विच द कार इज़ एक्सेलरेटिंग। अब आपने स्केच द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपने बेटा निकालना है तो यहाँ पर आप अपना वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना दें। ये आपके पास वेलोसिटी है, यहाँ पर वेलोसिटी है बेटा जी, और यहाँ पर आपके पास टाइम लगा दें। 25 की स्पीड के साथ वो कांस्टेंट जाता है 16 सेकंड तक, तो यहाँ पर 16 सेकंड तक आप कांस्टेंट लाइन दिखा दो यहाँ तक। और फिर हमारे पास जो डिस्टेंस है वो 400 का, तो स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम होता है। 25 की स्पीड है तो 400 का डिस्टेंस बाद में भी लिखा हुआ था, अगर आप देखो तो यहाँ पर ये 400 का डिस्टेंस बाद में भी लिखा हुआ है। तो यू कैन सिंपली से कि 400 इज़ इक्वल टू टाइम मल्टीप्लाइड बाय 25। तो स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम इज़ इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो यहाँ से 16 सेकंड और मिल गए, तो इसका मतलब है 16 सेकंड में और 16 ऐड करो तो यहाँ पर 32 सेकंड हो जाएगा। तो 32 सेकंड तक ये कांस्टेंट स्पीड मूव करती है। और फिर अगले 5 सेकंड में 35 के बाद 5 सेकंड का मतलब है 37 सेकंड, 32 सेकंड, 16 सेकंड, 0 सेकंड, और यहाँ पर डीसेलरेट होगा तो यहाँ पर आप डीसेलरेट कर दो। तो ये हमने ग्राफ स्केच कर दिया। स्केच द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ द कार शोइंग द की पॉइंट्स। पहले 16 सेकंड तक कांस्टेंट स्पीड, फिर अगले स्पीड तक जो है ना ये 400 की जो निकली है 16 सेकंड अगले मैंने निकाले तो 16 + 16 32 सेकंड यहाँ पे। फिर वो कहता है कि आखिर में 5 सेकंड के बाद टू रेस्ट अ पीरियड ऑफ 5 सेकंड डीसेलरेट करता है यूनिफॉर्मली टू रेस्ट ओवर अ पीरियड ऑफ 5 सेकंड। तो यहाँ पर 5 सेकंड में आपने डीसेलरेशन भी दिखा दी। अब जी टोटल
एवरेज स्पीड का क्या फार्मूला होता है हमारे पास? टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। तो पहले आप बेटा उसका टोटल डिस्टेंस निकाल लो। हमारे पास ट्रेपीजियम बन रहा है, तो दिस इज़ फॉर द टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस इज ट्रेपीजियम 1/2। हाइट आपके पास बेटा 25, P1 + P2 16 + 37। तो ये हमारे पास यहाँ से टोटल बेटा जी आपके पास जो आ जाएगा डिस्टेंस वो 662.5 मीटर है और टोटल टाइम 37 सेकेंड है। तो आप एवरेज स्पीड निकाल लो। हेयर यू कैन कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस इज 662.5 and total time is 37. To divide this and get your average speed, that is 17.9 मीटर पर सेकेंड। कुछ भी नहीं था, बेसिक था क्वेश्चन नंबर 1। मतलब स्वेट इक्वेशन यूज़ करके आपने टाइम निकाला, एक्सेलरेशन की इक्वेशन। पार्ट 2 के अंदर आपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्केच किया और पार्ट 3 के अंदर उसने एवरेज स्पीड पूछी। और एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, इट विल गिव यू एवरेज स्पीड। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, 5 नंबर का क्वेश्चन है। 2 particles P and Q of masses 0.5 kg and 0.3 kg respectively लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के साथ अटैच हैं। द स्ट्रिंग इज taut and P is vertically above Q. A force of magnitude 10 Newton is applied to P vertically upward. Find the acceleration of the particles and the tension in the string connecting them. अब मेरे पास जो है ना ये एक बॉडी है। लेट्स सी मैं यहाँ पर कहता हूँ कि जी ये वाला बॉडी है 0.5 kg का, 0.5 kg यहाँ पर। इसके ऊपर अपवर्ड फोर्स लग रही है बेटा जी 10 न्यूटन। A force of magnitude 10 Newton is applied to P vertically upward. ये P है। P जिसका मास 0.5 kg है, इसके ऊपर बेटा आपने फोर्स दिखानी है, दैट इज़ 10 न्यूटन एंड इट इज़ एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड। ये इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग का चक्कर है। तो स्ट्रिंग में ये स्ट्रिंग इसके साथ अटैच है, तो इसके ऊपर जो है ना टेंशन और इसका वेट नीचे एक्ट करेगा। 0.5 kg मास भी नीचे एक्ट कर रहा है और वो वेट बन जाएगा 0.5 g. Weight acts downward. Always weight is a force that acts 90 degree to the ground. और इसमें टेंशन भी बेटा नीचे की तरफ एक्ट करेगी। तो इस 0.5 मास के ऊपर वर्टिकली अपवर्ड फोर्स मतलब ड्राइविंग फोर्स यू कैन से दैट इज 10 न्यूटन एंड द वेट ऑफ दिस मास P particle P is acting vertically downward and as it is attached to a light and extensible string so tension is also downward. इसके नीचे एक और मास है जो कि Q है। अब Q स्ट्रिंग के साथ अटैच है, तो Q के ऊपर टेंशन ऊपर की तरफ एक्ट करेगी। Q पर जो टेंशन है वो ऊपर की तरफ एक्ट करेगी एंड द मास ऑफ Q इज़ 0.3 kg। और इसका जो वेट है वो नीचे की तरफ एक्ट करेगा, दैट इज़ 0.3 g एंड g इज़ ऑलवेज 10 इन मैकेनिक्स। g की वैल्यू आपने हमेशा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज़ करनी है। ये इस तरह का वर्टिकल सिस्टम था जिसमें 2 पार्टिकल्स हैं P एंड Q जिसका मास 0.5 0.3 थे, आर कनेक्टेड बाय अ लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग का मतलब है कि वेटलेस, इसका अपना कोई वेट नहीं है। द स्ट्रिंग इज taut एंड P इज़ वर्टिकली अबव Q। P को आपने Q के ऊपर जो है ना ये स्टार्ट किया हुआ है। अ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड P पर फोर्स ऊपर 10 न्यूटन लग रही है। अब ये वाली डायग्राम जो बच्चा बना लेगा वो आसानी के साथ इस क्वेश्चन को समझ लेगा। अब मैंने पहले बॉडी P के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स हमारी माँ है न्यूटन का सेकेंड लॉ, रिजल्टेंट फोर्स इक्वल्स मास टाइम एक्सेलरेशन अप्लाई करना है P के ऊपर। अब P के ऊपर देखो फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है, P के ऊपर फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है, ड्राइविंग फोर्स 10 न्यूटन ऊपर है। तो अब यहाँ पर आप पहले लिखोगे रिजल्टेंट फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू ड्राइविंग फोर्स माइनस आपकी रेजिस्टिव फोर्सेस FR, रेजिस्टिव फोर्सेस, और उसका जो मास है वो 0.5 है। एक्सेलरेशन ड्राइविंग फोर्स क्या है आपके पास 10 न्यूटन है, माइनस फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, 2 चीज़ें हैं फ्रिक्शन, एक इसमें टेंशन है, ये वाली टेंशन जो नीचे लिखी हुई है उसको यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। तो टेंशन इस सिस्टम के ऊपर एक्ट करने वाली
पार्टिकल पी के ऊपर जो है ना, यू नीड टू थिंक कि पार्टिकल पी के ऊपर कौन सी अपोजिंग फोर्सेस हैं। अगर पार्टिकल पी के ऊपर 10 न्यूटन अपवर्ड फोर्स लग रही है, अगर P के ऊपर अपवर्ड फोर्स मतलब ड्राइविंग फोर्स अगर 10 न्यूटन है, तो आपने सोचना है कि ड्राइविंग फोर्स के अपोजिट अपोजिंग फोर्सेस जिनको हम रेजिस्टिव फोर्सेस कहते हैं वो कौन सी हैं। तो यहाँ पर डायग्राम में हमें लग रहा है कि एक इसमें से टेंशन है और दूसरा इसी का अपना मैस है। अगर इंक्लाइंड प्लेन हो जैसे mg sin थीटा हमेशा होता है, तो यहाँ पर इसका जो मैस है वेट है 0.5 g का मतलब होता है 10, तो ये भी है और टेंशन भी है, एंड दैट इज इक्वल टू 0.5 एक्सेलरेशन। तो मैंने ये P का एक सिस्टम बना लिया जिसमें से मेरे पास बन चुका है 10 minus 0.5 g. These two are the opposing forces that need to be subtracted from the driving force, and your driving force is 10 Newton. अब मैंने इसके साथ बेटा Q वाला बॉडी फॉर Q एग्जामिनर को मैं बताऊंगा कि ये वाला सिस्टम मेरा P के लिए है। अब मैं Q के लिए दूसरी इक्वेशन बनाऊंगा और उन दोनों इक्वेशन को मैं प्लस कर दूंगा। Q के लिए ऊपर की जो फोर्स है वो टेंशन है, तो ड्राइविंग फोर्स यहाँ पर होगी टेंशन। टेंशन माइनस इसकी अपोजिंग फोर्स कौन सी है सर, इसके नीचे सिर्फ इसका वेट है, तो 0.3 g, या यू कैन सिंपली से 0.3 इंटू जी आपका 10 होता है, इज इक्वल टू इसका एक्सेलरेशन बेटा 0.3 a हो जाएगा। हमने एक्सेलरेशन भी फाइंड करना है और टेंशन भी फाइंड करनी है। बस अब देखो मैं कल वाला मेथड में इसमें से कैसे इसको सॉल्व करूँगा। टेंशन से मेरी टेंशन उड़ गई। अब यहाँ पर ये 10 है, तो दिस इज 10 माइनस 10 5 ज़र कितना होगा, 0.5 के 5, ये वाला बताओ, ये 3 5 आपके पास ये आ जाएगा 5 और -3, इट वुड बी लाइक, कैलकुलेटर है तो बेटा बताओ ये क्या है, 0.5 इंटू 10, इनका डिफरेंस भी लो, ये हो जाएगा 0.5 टाइम्स 10, 5 हो गया और नीचे वाला 3 हो गया, तो ये -8 हो गया, एंड दैट इज इक्वल टू, देखो आप लेफ्ट साइड पे सिर्फ 10 - 8 हो गया मेरे पास। अब आपने इधर क्या है, 0.5 प्लस 0.3, दिस इज 0.8 एक्सेलरेशन, तो मेरे पास एक्सेलरेशन होगा 10 - 8 2 डिवाइडेड बाई 0.8, तो नाउ आई एम डन विद माई एक्सेलरेशन। तो मेरा एक्सेलरेशन बेटा जी आ गया 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मैंने एक्सेलरेशन फाइंड कर लिया और मैं टेंशन के लिए कोई सी भी इक्वेशन पकड़ लूँगा, ये दूसरे वाली पकड़ लूँगा। टेंशन -10 टाइम्स 330 मतलब 3 इज़ इक्वल टू 0.3 इंटू एक्सेलरेशन, मेरा एक्सेलरेशन 2.5 है, तो मेरी टेंशन जो होगी वो होगी 0.3 मल्टीप्लाइड बाई 2.5 एंड प्लस 3। आप कैलकुलेटर यूज़ करो तो टेंशन का आंसर बेटा जी आपके पास आना चाहिए, ये आ जाएगा 0.75 एंड प्लस 3, तो फाइनल आंसर इज़ 3.75 न्यूटन। दिस इज़ द टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो ये हमने 5 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। दानियाल यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है आपको बेटा? तो सर अगर इसमें मतलब कोई डायग्राम नहीं दी होगी एक पुली वाले सवाल में, तो हमने यही वाली डायग्राम बनानी होगी। यहाँ यही वाली डायग्राम तो नहीं कह सकते, मैंने क्वेश्चन को रीड किया है उसके मुताबिक मैंने डायग्राम बनाई है। अगर यहाँ पर उसने कोई डायग्राम नहीं बनाई, देखो 2 पार्टिकल्स P एंड Q ऑफ मैसेज बताए गए, उसने इन्फॉर्मेशन दी कि स्ट्रिंग भी है दोनों के साथ, आर कनेक्टेड बाई अ लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, दोनों बॉडीज़ P और Q दो एक ही स्ट्रिंग के साथ अटैच थे, और ये भी बताया गया कि P जो था वो Q के ऊपर था, तो मैंने P को ऊपर बनाया 0.5, और उसने बताया कि P के ऊपर 10 न्यूटन की फोर्स अपवर्ड लग रही है, तो मैंने P पर अपवर्ड फोर्स 10 न्यूटन ऊपर लगाई, स्ट्रिंग नीचे, Q उसके नीचे, Q पर टेंशन। ये फोर्सेस को देख के मैंने रिजल्टेंट फोर्स इक्वल्स मास टाइम एक्सेलरेशन न्यूटन सेकेंड लॉ लगा दिया, और अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ रिजल्टेंट फोर्स ड्राइविंग फोर्स माइनस फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन होता है। तो देखें ये 5 नंबर रिजल्टेंट फोर्स हमारी माँ है, वो वाला कॉन्सेप्ट, इट मीन के न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है ये प्रॉपर एक चैप्टर है जो कि आर एफ इक्वल्स मास टाइम एक्सेलरेशन से आप निकालोगे। तो यहाँ पर जो है ना ये वाला काम हमारा क्लियर हो गया।
तो एक्सेलरेशन भी हमने निकाल दिया और टेंशन भी हमने निकाल ली। अब क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर आ जाओ। क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद जो है ना क्वेश्चन को समझना है, उसको लेबल करना है, डायग्राम लाजमी बनाया करो, फिर वो क्वेश्चन 5-5 नंबर ऐसे बहुत सारे इकट्ठे कर लोगे। अ क्रेट ऑफ मैथ 300 kg इज एट रेस्ट ऑन रफ हॉरिजेंटल ग्राउंड। एक क्रेट है, तो यहाँ पर कोई डायग्राम नहीं है। अब आपका ये सेंस कितना है क्वेश्चन को रीड करने का और एग्जामिनर को डायग्राम बना के दिखाने का कि ये 300 kg का एक क्रेट है, तो मैंने यहाँ पर 300 kg लिख दिया। मुझे पता है ये स्ट्रेट पड़ा हुआ है, तो जो चीज़ स्ट्रेट पड़ी होती है उसके नीचे आपने सरफेस बना देनी होती है। यहाँ पर सरफेस बना दो। एग्जामिनर देखो कोई डायग्राम बना के नहीं दे रहा, आपने क्वेश्चन को रीड करना है और अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन आप एग्जामिनर को डायग्राम बना के दिखाओगे। जो चीज़ सरफेस पे लाई करती है, ऑलवेज रिमेंबर दिस, कि इसके ऊपर जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होती है वो ऊपर की तरफ एक्ट करती है, और जो वेट होता है वो खाली mg नीचे की तरफ एक्ट करता है। तो इसका मैथ तो 300 है इंटू जी की वैल्यू 10 होती है, तो आप मैथ इंटू जी लिख लिया करो, क्योंकि उसने कहा है कि ये रफ है, तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर रफ म्यू आर, लेफ्ट साइड पे म्यू आर भी एक्ट करेगी। तो राइट साइड पे क्या है, द कोएफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द क्रेट एंड द ग्राउंड इज 0.5, वो भी गिवन है। अ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड x न्यूटन एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ अल्फा टू द हॉरिजॉन्टल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर जो है ना एक फोर्स है x न्यूटन की, जो कि इसके ऊपर एक्ट कर रही है एंगल के साथ। अब यहाँ पर आप एंगल अल्फा बना दो अबव द हॉरिजॉन्टल। मिनाइल एहसान बेटा समझो गौर से क्वेश्चन को, सिर्फ ऐसे नहीं। अब देखें कोई मार्क स्कीम नहीं है आपके सामने, देखो मैं क्वेश्चन को कैसे डिमॉन्स्ट्रेट करना चाह रहा हूँ, किस तरह से आपने क्वेश्चन को रीड करना है और उस क्वेश्चन को पकड़ना है, उसी पैटर्न पे आप क्वेश्चन को कन्वर्ट करोगे। क्वेश्चन बहुत पेपर मुश्किल हो जाता है जब वो डायग्राम नहीं बनाता, तो फिर आपने ही डायग्राम बनानी होगी। तो यहाँ पर देखो बना दिया, इज अप्लाई टू द क्रेट वेयर साइन अल्फा इज इक्वल टू 0.28। अब सबसे पहले तो यहाँ पर हम इसके वो बनाएंगे, वर्टी कंपोनेंट बनेगा, एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट बनेगा, वो बेटा जी x कॉस अल्फा होगा, और यहाँ पर आपके पास x साइन अल्फा होगा। अब साइन अल्फा का चक्कर, सबसे पहले राइट साइड पे कोई छोटी सी ट्राइंगल बना लिया करो और वहाँ पर आप अल्फा लिख दिया करें। अब साइन अल्फा की वैल्यू जो है ना बेटा जी वो 0.28 है, यहाँ पर आप लिख दो कि साइन अल्फा इज इक्वल टू 0.28। अब 0.28 डेसिमल है, ये हमारे पास जो है ना वैल्यू आपके पास है। तो आप अल्फ़ा की अगर वैल्यू निकालो यहाँ से, तो मुझे बताओ अल्फ़ा साइन इनवर्स अगर करें तो आपके पास क्या आंसर आएगा। आप कैलकुलेटर से शिफ्ट साइन इनवर्स करो और इसमें 0.28 प्लग इन कर दो, तो आपके पास कितनी वैल्यू आनी चाहिए 0.28, और साइन अल्फ़ा के साथ अगर हम अल्फ़ा की वैल्यू निकालें, साइन अल्फ़ा हमारे पास 0.28 है। अगर 0.28 को वेट 28 ओवर हम 100 कर दें, तो 4 के टेबल से कट करें, सॉरी वैल्यू नहीं निकालनी, हम पूरे साइन अल्फ़ा की वैल्यू हमें चाहिए। हम पूरे साइन अल्फ़ा की वैल्यू निकालें तो हमारे पास ये 7/25 हो जाएगा। अब साइन थीटा है 7/25, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपो, तो पैथागोरस थ्योरम लगाकर आप बेटा जी इसको निकालें, 25 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, इसका डिफरेंस लें तो आपके पास जो बेस होगी वो 24 होगी। अब आप लिख सकते हो कॉस अल्फ़ा। आप मुझे बताएं कॉस अल्फ़ा मिनाहल क्या होगा आपका इस डायग्राम से अकॉर्डिंग। 24 डिवाइड बाई 25। 24 डिवाइडेड बाई 25, यस। तो यहाँ से हमने 24 डिवाइडेड बाई 25 कॉस अल्फ़ा हमें मिल गया। यहाँ पर हमने सिस्टम को सारा रिजॉल्व किया हुआ है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, जो वर्टिकल फोर्सेस हैं, वर्टिकल फोर्सेस को आप पहले डिस्क्राइब करो। वर्टिकल फोर्सेस दो है, एक्स साइन अल्फ़ा और आर। तो यहाँ पर आप लिख दो आर प्लस एक्स साइन अल्फ़ा, आर प्लस एक्स साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू बॉटम वाली फोर्स 300G। तो यहाँ पर आप इसको 300G लिख दो। मुझे R अगर चाहिए तो R इज़ इक्वल टू
300 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 3000 माइनस जो है ना आपके पास x साइन अल्फ़ा। अब साइन अल्फ़ा तो हमारे पास है 7/25, तो अब यहाँ पर आप लिख सकते हो 7/25x, तो ये मेरे पास r की वैल्यू है बेटा जी। ये r आपके पास बेटा जी बन गया, इसको यहाँ पे छोड़ दो। अब आप बताओ हॉरिजेंटल फोर्सेस, जो हॉरिजेंटल फोर्सेस हैं x कॉस अल्फ़ा और म्यू r, ये दोनों इक्वल होंगी। तो यहाँ पर आप लिख दो x कॉस अल्फ़ा इक्वल्स म्यू r। अब कॉस अल्फ़ा की भी वैल्यू हमारे पास है, कॉस अल्फ़ा की है 24/25। अगर आप इसको कैलकुलेटर से डिवाइड करो या वैसे का वैसे ही लिख दो, 24/25x इज़ इक्वल टू म्यू। म्यू की वैल्यू 0.5 क्वेश्चन के अंदर गिवन है, आर हमने ऊपर निकाला हुआ है। दिस इज़ योर 3000 माइनस 7/25x। तो यहाँ से हमने x एक्चुअली निकालना है, तो यहाँ पर आप x वाली चीज़ों को एक साइड पे ले जाओ। आप अगर इसको 0.5 को 3000 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपके पास आ जाएगा 1500 माइनस आपके पास आ जाएगा ये 0.14x इज इक्वल टू इधर 24/25x हो जाएगा। इस x वाली टर्म को इधर ले, 24 को 25 से अगर मैं डिवाइड करूँ तो मेरे पास आ जाएगा 0.96x प्लस 0.14x इज इक्वल टू 1500। तो अगर आप इन दोनों को ऐड करें तो आपको मिल जाएगा 1.1x इज इक्वल टू 1500 एंड x इज़ इक्वल टू 1500 डिवाइडेड बाई 1.1। अगर आप 1500 को 1.1 से डिवाइड कर दो तो आपके पास आंसर आ जाएगा बेटा जी 1363.63। तो फाइनल आंसर जो आएगा आपके पास 1360, that is the value for the x or till 3 significant figures। अलीना बेटा यहाँ पे समझ आया? सर वो लिखा हुआ क्वेश्चन में कि फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ x फॉर विच द क्रिएट रिमेन्स एट रेस्ट, तो इसका क्या मतलब है? जो उसमें ग्रेटेस्ट वैल्यू का मतलब ये है कि आपने उसमें जो फ्रिक्शन है वो ऐड करनी है आपके पास। ये जो वैल्यू x की निकाली है हमने उसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू ही तो निकाली है। देखें जो हॉरिजेंटल है उसको आपने फ्रिक्शनल फोर्स म्यू आर के इक्वल कर दिया। इसकी मार्क स्कीम भी खोल लें, ये आंसर जो है ना इसको वेरीफाई करें। मार्क स्कीम मैंने आज नहीं डाउनलोड की, तो मार्क स्कीम कोई बच्चा डाउनलोड कर ले। तो ये x को ही आपने सब्जेक्ट बनाना था, तो यही उसकी डायग्राम दिखाएंगे वापस। जी बेटा, क्वेश्चन ये आपका 970941 है, मई जून 22। फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ x, यही उसकी x की है जो अल्फ़ा के ऊपर एक्ट कर रही थी, x न्यूटन फोर्स, यही x की वैल्यू ही उसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू है। तो रेस्ट पे पड़ा हुआ इसमें तो। जी जी, दैट क्रिएट तो रेस्ट में ही पड़ा हुआ ना। इसके ऊपर x जो मैक्सिमम वैल्यू लगा सकता है क्योंकि वो इस अल्फ़ा के ऊपर इसके ऊपर फोर्स लगा रहा था। फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ x फॉर विच द क्रिएट, भाई 300 kg का है ये। इसका कोई बच्चा, रानिया अहमद बेटा आप इसकी मार्क स्कीम भी निकाल लो। 970 अगर रेस्ट पे ना होता फिर तो उसके फ्रिक्शन कुछ और ही सीन होता आपके, वो तो फिर आपकी रिजल्टेंट फोर्स निकल आनी थी। अगर वो रेस्ट पे ना होता तो इसने मूव करना शुरू कर देना था। अगर मूव करता तो फिर उसमें एक्सेलरेशन होना था, तो फिर तो रिजल्टेंट फोर्स न्यूटन सेकंड लॉ से हम हेल्प लेते। तो अभी जो है ना ये इसकी मार्क स्कीम करके और ये चेक कर लो। सही है बेटा जी। ये 1360 न्यूटन यही वो ग्रेटेस्ट वैल्यू है, क्योंकि इससे x की आपकी देखो, अगर आप 300 kg का बॉक्स आप भी अगर उसके साथ स्ट्रिंग डाल के खींचना चाहो तो आपकी एक लिमिट है। अगर आप कहें कि सर इससे ज़्यादा ज़ोर मैं नहीं लगा सकती या लगा सकता, बॉक्स फिर भी रेस्ट में है, तो आपकी जो मैक्सिमम फोर्स है एट अल्फ़ा वो 1360 है। तो इसका मतलब है कि पीछे जो फ्रिक्शन है वो इससे भी ज़्यादा है। ये जो मैस है और इसके ऊपर जो फ्रिक्शन है जो इसको हिलने नहीं दे रही, आपको फ्रिक्शन को ओवरकम करना होता है। रिमेंबर, आपके घर में जो डाइनिंग टेबल पड़ी है आप उसको धक्का लगाओ, अगर आप उसको धक्का नहीं लगा सकते तो जो अटमोस्ट आपकी जो फोर्स है जो आप लगा सकते हो वही ग्रेटेस्ट वैल्यू है आपकी। लेकिन इसका मतलब है कि वो
टेबल आपके फोर्स से बहुत ज़्यादा भारी है, वो जहाँ पर पड़ा है वहाँ पर सरफेस रफ है, फ्रिक्शन भी बहुत ज़्यादा है, आपकी जो मैक्सिमम फोर्स है वो इसी तरीके से आपने निकालनी है। द मैक्सिमम फोर्स हम निकाल लेंगे और यही आपका आंसर है, इसमें और कोई चक्कर नहीं है। तो एक्स आ गया, मार्क्स की इमरानिया ने बता दिया, यही आंसर है। वही देखें मैंने सर लेफ्ट, और अगर लीस्ट वैल्यू निकालनी हो? वो फ्रिक्शन, वो उसमें मूव करने वाला कॉन्सेप्ट होता है। जब वो मूव कर रहा होता है तो याद करो मिनाहल, जब मूव करता है तो फ्रिक्शन उसमें हम ऐड करते होते हैं, और जब लीस्ट वैल्यू होती है तो फ्रिक्शन उसमें सब्ट्रैक्ट होती है। लेकिन शर्त ये है कि बॉक्स को मूव तो करना चाहिए ना। वो कहता है फ्रिक्शन ऐड क्यों होती है? फ्रिक्शन क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू के लिए जो है ना आपका लिमिटिंग इक्विलिब्रियम आप क्रॉस कर जाते हो। बॉडी को लिमिटिंग इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बॉडी इज अबाउट टू मूव, और बॉडी को बिल आखिर आप लोग मूव करा लेते हो। जब अगर आप मूव उसको कर भी रही है तो फ्रिक्शन लगेगी नहीं उसके ऊपर पीछे की तरफ? लग रही है ना, लेकिन आप तो नहीं चला सके। ये जो एक्स न्यूटन की फोर्स है ये तो इसको मूव नहीं करा सकी। फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द क्रेट रिमेन्स एट रेस्ट, वो रेस्ट में ही है। तो आपकी ये जो फोर्स निकली है ये वो ग्रेटेस्ट है जो एक्स ने अप्लाई कर दी है। अगर ये मूव कर रहा होता तो फिर जो लेफ्ट राइट वाला जो सिस्टम होता, ग्रेटेस्ट के लिए फ्रिक्शन हम ऐड करते होते हैं और मिनिमम के लिए जो लीस्ट वैल्यू होती है उसके लिए फ्रिक्शन माइनस करते हैं। वो मूवमेंट वाला जब क्वेश्चन आएगा तो फिर आपको समझ आएगा। अभी के लिए इक्विलिब्रियम सिस्टम से हमने रेस्ट में पढ़ा था, ये वाली वर्टिकल फोर्सेस मैंने डिवाइड की उसी तरह, डाउनवर्ड फोर्स, राइटवर्ड, रेजोल्यूशन विद एंगल, म्यू आर लगाई, वर्टिकल फोर्सेस लिखी बेटा, लेफ्ट राइट वाली हॉरिजेंटल फोर्सेस लिखी, और आपके पास क्वेश्चन आंसर आ गया। दैट इज द फाइनल आंसर। इसमें और कुछ भी आपने छेड़छाड़ नहीं करनी। दानियाल आपको आई समझ? जी सर। ओके अब ये फिर देखो 6 नंबर का क्वेश्चन आ गया है। ये तो आप लोगों का फेवरेट क्वेश्चन होना चाहिए। इधर तो आपने बेटा जी रेजोल्यूशन करके इसको डिवाइड करना है, और मैं सबसे ज़्यादा इसमें प्रेफर करता हूँ कि आप जो बच्चा ये वाला सिस्टम बनाएगा वही स्कूल में रहेगा। ये हॉरिजेंटल सिस्टम लेफ़्ट टू राइट बनाओ और यहाँ पर जो है ना अपना एक वर्टिकल सिस्टम दिखाओ। ये ऊपर वाले को देखते हुए आपने जो है ना ये वाली अपनी रेजोल्यूशन दिखानी है एग्जामिनर को। यहाँ पर ऐसे बना लिया करो और इधर बना लिया करो। अब सबसे पहले डायग्राम को देखकर बताओ राइट पे फोर्स क्या लगेगी। सर ये वाली एफ न्यूटन फोर्स जो है ना ये डिवाइड होगी कॉज में और साइन में, तो राइट साइड पे आपकी जो लगेगी फोर्स वो आपकी एफ कॉज अल्फ़ा लग जाएगी। दिस इज़ एफ कॉज अल्फ़ा। तो यहाँ पर आप जस्ट लिख दो एफ कॉज अल्फ़ा, कुछ भी नहीं करना। और फिर देखो लेफ़्ट साइड पे सर क्या लग रहा है, लेफ़्ट साइड पे ये 20 न्यूटन भी लगाएगी कॉज वाली फोर्स, और ये नीचे जो 100 न्यूटन की जो है ये वाली जो लग रही है ये वाली, इस 100 न्यूटन ने भी फोर्स लगानी है। तो इसका मतलब है लेकिन 100 की ये कॉज है जो परपेंडिकुलर होगी साइन वाली इधर आ जाएगी। तो अब आपके पास हॉरिजेंटल दो फोर्सेस आपने इधर दिखाना है, और अपने लेफ़्ट वाले एरो के ऊपर 2 एरो लगाने हैं आपने, कि हमने लेफ़्ट साइड के ऊपर 2 फोर्सेस आइडेंटिफाई कर ली हैं। So this is your point of equilibrium and you identified 2 forces from this point of equilibrium to the left. अब कौन सी फोर्स है, एक आपके पास है जी 20 cos 40, ये लेफ्ट पे लग रही है। इधर से 100 साइन वाली जो होगी ना साइन 20 ये लग रही है वर्टिकल, बाकी जो होगी ना वो तो आपके पास कॉस वाली होगी। तो यहाँ पर दूसरी फोर्स लिख दो कि ये 100 साइन 20 डिग्री भी लेफ्ट पे लग रही है। हमारा मेन टास्क होता है पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम के राइट पे फोर्सेस कलेक्ट करना। एक है तो एक एरो दिखाओ, 2 फोर्सेस हैं तो बेटा 2 एरो दिखाओ, लेफ्ट साइड के ऊपर 2 एरो हैं 2 दिखाओ, 3 फोर्सेस हैं 3 एरोज दिखाओ। अब वर्टिकल फोर्सेस देखो, इधर से वर्टिकल फोर्स एक एफ साइन अल्फ़ा आपको मिलेगी, तो आप एफ साइन अल्फ़ा लिख दो यहाँ पे कि सर एफ साइन अल्फ़ा ऊपर लगेगी। इधर से 20 साइन आपके पास जो लगेगा 20 साइन वाली वो भी ऊपर लगेगी। अब अपने वर्टिकल एरो को दूसरा एरो लगा दो, तो यहाँ पर आपने ऊपर की तरफ 20 साइन 40 डिग्री भी ढूंढ ली, तो 2 ऊपर ढूंढ ली। नीचे की तरफ आपके पास कौन सी लगेगी, जस्ट ये वाली 100 cos 20 वाली। तो आपने लेफ़्ट साइड पे यहाँ पर लिख देना है बॉटम पे कि ये 100 भी डिवाइड हुआ था, 100 इंटू साइन 20 एंड 100 इंटू cos 20। तो बस आई एम डन।
जो बच्चा यहाँ पर रेजोल्यूशन कर लेगा तो वो समझें आधे मार्क्स तो उसको मिल गए। ये रेजोल्यूशन मेरे पास यहाँ पर कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पर आपने क्या लिखना है, सबसे पहले हॉरिजेंटल फोर्सेस के लिए हॉरिजेंटल एरो लगाओ और कुछ भी नहीं लिखना। हॉरिजेंटल फोर्सेस में देखो इस पॉइंट के लेफ्ट पे 2 है, 100 sin 20, यहाँ पर जस्ट राइट 100 sin 20 प्लस 20 cos 40। अपनी ओरिजिनल डायग्राम को गांद नहीं करना आपने, अगर करना भी है तो अपनी तसल्ली के लिए बना के फिर ये काम नीचे बनाया करो, फिर एग्जामिनर को हर चीज़ सामने नज़र आ रही होगी और आपसे भी गलती के चांसेस बहुत कम होंगे कि इफ़ दिस इज़ योर पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम टू द राइट ओनली, राइट साइड पे आपके पास एफ कॉज अल्फ़ा है, तो यहाँ पर आप जस्ट लिख दो एफ कॉज अल्फ़ा। कोई खिचड़ी नहीं पकानी यहाँ पर, कोई ज़्यादा काम आपने नहीं दिखाना, बस इसको छोड़ दो कि दिस इज़ माई इक्वेशन नंबर 1। अब जी आप वर्टिकल फोर्सेस को दिखाओ, यहाँ पर एरो वर्टिकल का दिखाओ। दिस इज एनफ फॉर द एग्जामिनर दैट वी आर कंसीडरिंग ओनली वर्टिकल फोर्सेस, मीन्स अपवर्ड फोर्सेस, सम ऑफ ऑल द अपवर्ड फोर्सेस इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द डाउनवर्ड फोर्सेस। ऊपर 2 फोर्सेस हैं तो दोनों का बेटा जी आपने सम करना है। मेरे पास ऊपर एफ साइन अल्फ़ा है तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा कि दिस इज़ एफ साइन अल्फ़ा एक फोर्स है, प्लस दूसरी वहाँ पर ऊपर बेटा जी आपके पास 20 साइन 40 है, तो 20 साइन 40 डिग्री इज़ इक्वल टू बॉटम पे आपके पास 100 cos 20 डिग्री है। तो ये आपके पास जो है ना इक्वेशन नंबर जो है ना बेटा जी आपके पास दूसरी बनेगी। अब यहाँ पर आपने एफ साइन अल्फ़ा, जैसे ये cos अल्फ़ा है, इधर से सिर्फ एफ साइन अल्फ़ा को सब्जेक्ट बना दो। अगर आप यहाँ पर खाली एफ साइन अल्फ़ा को सब्जेक्ट बनाते हो तो आपके पास आ जाएगा 100 cos 20 माइनस ये वाला 20 साइन 40 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा बेटा राइट पे, 20 साइन 40 डिग्री विल शिफ्टेड टू द राइट साइड। अब आपने 2 इक्वेशंस हैं, रानिया बताओ इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इस तरह से डिवाइड करो कि tan थीटा बन जाए। क्या करूं? मेरे पास 2 इक्वेशंस हैं, एक इक्वेशन ये है टू द हॉरिजेंटल कंपोनेंट जो कि हॉरिजेंटल कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रही है, और दूसरी फोर्स ये है जो दूसरी इक्वेशन वो है जो वर्टिकल कंपोनेंट को इस इक्विलिब्रियम सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रही है। नाउ आई वांट टू सॉल्व दीज 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन इन दिस वे कि जब मैं इनको डिवाइड करूं मुझे tan थीटा मिल जाए, तो क्या करूं? साइन अल्फा ओवर एफ कॉस। शाबाश, तो ये आपने पकड़ना है। देखो इधर से ये साइन अल्फ़ा पकड़ लो, उधर से कॉस अल्फ़ा पकड़ लो, ये आपने खुद इनको छोड़ देना है, सब्जेक्ट बनाया करो। जब साइन और कॉस आपकी इक्वेशंस में आ जाए तो कोशिश किया करें कि साइन को अलग कर दें, कॉस को अलग कर दें, फिर दोनों को हमने डिवाइड करना है। अब देखिए मैं यहाँ पर ये साइन अल्फ़ा है तो मैं अब साइन अल्फ़ा वाली इक्वेशन को मैं जस्ट डिवाइड कर दूंगा, यहाँ पर मैं ऊपर से एफ कॉस अल्फ़ा इसके नीचे लिख दूंगा, कुछ भी नहीं अगर आप वैल्यूज डाल दें तो कोई इशू तो नहीं है ना? जी बेटा, वैल्यूज निकालने कोई इशू तो नहीं है ना? इश्यू कोई नहीं है, लेकिन काम मैसअप हो जाएगा। जो मैं करा रहा हूँ उससे बेटा देखो मुझे सारी वैल्यूज़ निकालना आती हैं, वो सारे मेथड, लेकिन जो सबसे बेस्ट है मैं आपको वो डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाना चाहता हूँ ताकि आप लोग ये देखो। एक बात याद रख लो, जिसको पेपर नहीं आता ना उससे इतना दुख नहीं होता, जिसे पेपर सारा आता हो और टाइम ख़त्म हो जाए उससे बहुत ज़्यादा दुख होता है कि मुझे तो आता था, तो मेरा टास्क टाइम मैनेजमेंट को कंट्रोल करना है। ये वो वाले मेथड्स हैं जो कि 6 नंबर की इक्वेशंस होती हैं, अगर ये फैल जाए ना, एक से वैल्यू निकालोगे दूसरी में पुट करोगे, हल्की फुल्की मिस्टेक नहीं। मैंने वो वाला मेथड दिखाना है कि एग्जामिनर को पता चले कि बच्चे ने सारा कुछ सही लिखा है, अब ये कैलकुलेटर की कोई सिली मिस्टेक है वो देखें, मैंने ये सारा कुछ लिखा हुआ है, अब इसके नीचे मैं सब कुछ ले जाऊंगा। अब ये वाला जो है ना, ये पूरी इक्वेशन जाकर मैंने उधर जाके डिवाइड कर देनी है। अब देखें मेरे पास जो है ना यहाँ पर 100 साइन 20 है, तो अब आप जाकर इसको 100 साइन 20 को इसके नीचे शो कर दो कि आप 100 साइन 20 को डिवाइड, क्योंकि साइन को कॉस से डिवाइड करना है हमने, तो कॉस वाली वैल्यू साइन के नीचे आई। अब ये वाली लेफ़्ट वाली सारी इक्वेशन यहाँ पे लिख दो, प्लस 20 cos 40 डिग्री। जिस बच्चे ने या जिसको मैथ्स की कैलकुलेशन के अंदर, जिन्हें पता है कि हम वर्किंग के अंदर कैलकुलेशन में सिली मिस्टेक करेंगे,
उन बच्चों के लिए ये गिफ्ट है मेरी तरफ से। अब एग्जामिनर यहाँ पर देख लेगा, अगर उस बच्चे से गलती हो भी गई ना तो यहाँ पर उसके लिए लीनियंट मार्किंग हो जाएगी कि भाई बच्चे ने ये 100 cos 20 -20 sin 40 ओवर 100 साइन सब कुछ तो लिखा है बच्चे ने। एफ से एफ कैंसिल, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, बेटा यहाँ से आपको मिल जाएगा tan अल्फ़ा। ये सारा कुछ कैलकुलेटर में डाल दो। जब ये सारा कुछ कैलकुलेटर में आप डाल दोगे, अच्छा यहाँ पर जो है ना सीधा ये tan अल्फ़ा, अब यहाँ पर अल्फ़ा शो कर दो। अल्फ़ा शो करके राइट को tan इनवर्स ले आओ। मैं फिर भी कुछ भी नहीं सॉल्व कर रहा, मैं अभी यहाँ पर एग्जामिनर को फिर लिखूँगा कि सर देखो 100 cos 20 डिग्री -20 sin 40 डिग्री ओवर 100 sin 20 डिग्री प्लस 20 sin 40 डिग्री। अब तो भाई एग्जामिनर आपको यहाँ पर फुल मार्क्स देगा। मैं नहीं चाहता कि जो बच्चे इक्वेशंस में सिली मिस्टेक्स करते हैं, अगर तुम लोगों ने वैल्यूज़ निकाली और तुम्हारे हाथों में प्रॉब्लम हुआ, तुमने गलत कोई फंक्शन कैलकुलेटर का प्रेस कर दिया और ये वैल्यू ही गलत निकाली तो फिर तो उड़ गए कन्फर्म। यहाँ तक रिस्क ही ना लो। अब एक ही दफ़ा कैलकुलेटर की कैलकुलेशंस करो, शिफ्ट टैन प्रेस करो, ये सारा कुछ करने के बाद बेटा जी कैलकुलेटर आपको 58.6 डिग्री अल्फ़ा की वैल्यू दे देगा। अब जिस बच्चे की ये वैल्यू अगर गलत भी आई ना, उसका सिर्फ A1 मार्क जाएगा, उसके C1 M1 सारे मार्क सिक्योर्ड है। यहाँ पर जो वर्किंग के C1 होता है, M1 होता है, हानिया स्पेशल मिनाहल, बेटा इन चीज़ों को इशाद करो, अपने अंदर जो है ना ये इम्प्रूवमेंट लेकर आओ, एक्यूरेसी को 100% ठीक करो। यहाँ तक हो गया। यहाँ पर जो बच्चा ये सारा एक्सप्रेशन दिखा देगा, इट मीन कि दिस इज़ एक्सेप्टेड, कि कोई मसला हो गया होगा बच्चे का, पेपर करते वक्त कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है बच्चे के साथ। जब बच्चे ने ये सारा एक्सप्रेशन दिखा दिया है, मैथमेटिकली इट इज़ करेक्ट, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। और बाकी रास्ते में जिसने वैल्यूज़ निकालनी है वो निकाले अपने रिस्क पे। मैं नहीं सजेस्ट करूँगा कि आप जो है ना आप ये वाला रिस्क लो। आई एम डन, मुझे 6 मार्क्स बेटा जी सिक्योर हो चुके हैं। अब उसने कुछ और भी पूछा है कि नहीं पूछा? अभी उसने हमसे क्या पूछा था, गिवन दैट द फोर्सेज ऑफ एफ एंड अल्फ़ा, हमने अल्फ़ा निकाला है, अभी एफ़ निकालना है। तो कोई भी इक्वेशन बेटा जी एफ़ के लिए पकड़ लो। अब एफ़ के लिए कोई भी इक्वेशन पकड़ लो। अब यहाँ से आपको एफ़ मिल सकता है, ये फर्स्ट इक्वेशन के अंदर एफ़ मौजूद है, तो ये वाली इक्वेशन उठा लो बेटा जी। क्या करोगे, अब आप लिखो एफ़, इस इक्वेशन को देखो, अब यहाँ पर लिखो सर एफ़ इज़ इक्वल टू, मैं इक्वेशन नंबर 1 लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिखूँगा 100 sin 20 डिग्री प्लस 20 cos 40 डिवाइडेड बाई cos अल्फ़ा। cos अल्फ़ा की वैल्यू मेरे पास है 58.6 डिग्री। यहाँ पर लिखकर भी छोड़ दो ना फोर्स को, तब भी यू विल सिक्योर योर मार्क्स, क्योंकि एग्जामिनर ने कहा हाँ ठीक है। अब बच्चे के सर में दर्द हुआ, बच्चे का ये मसला हुआ, बच्चे के साथ कुछ भी हो, लेकिन हमने तो उसको आंसर निकाल के देना है। कैलकुलेटर पे ये वाली वैल्यू डालो तो यू आर गेटिंग योर 59.0 न्यूटन। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड 3 सिग्निफिकेंट फिगर फोर्स आ गई। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है 100 sin 20 को एग्जामिनर को अलग इसकी वैल्यू निकाल के दिखाने की, ना उसे ज़रूरत है। तो हमने सारा कुछ एक्सप्रेशन ठीक किया, एंड पे आंसर, कोई एपिलेप्सी का मसला नहीं होना, सबके हाथ सलामत हैं, कोई सर दर्द नहीं होना। तो लेकिन रिस्क नहीं लेना, आपने फुल मार्क्स अगर सिक्योर करने हैं तो एग्जामिनर को उसके स्टाइल से बीट करो, जिस तरह मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। इफ़ यू फॉलो दिस तो आप सुकून में रहोगे, कोई गलती नहीं होगी। एंड वी आर डन, हमारे 6 मार्क्स हो गए, हमें कोई मसला नहीं हुआ, अभी तक तो कोई नहीं हुआ मसला। यहाँ पर किसी को समझने में कोई मसला हुआ है तो पूछो। ईमान बेटा क्लियर हुआ? अलीना जी जी। अब नेक्स्ट आ जाओ। ये पेपर अगर कंप्लीट करना है तो फिर इसका मैं आपको डबल लिंक सेंड कर दूंगा, तो 2-3 क्वेश्चन है तो फिर आप वापस बताएं। अगर जितना हो जाए तो मैं रिकॉर्डिंग हो रही है तो फिर ये मैं उसको अपलोड कर दूंगा, ये इट्स अप टू यू। देखो अब 2 रेसिंग कार्स A and B are at rest alongside each other at a point O on a horizontal straight test track. The mass of A is 1200 kg. Engine A produces a constant driving force of 45. तो अब आपने यहाँ पर सबसे पहले जो है ना अपनी ट्रैक बनाना है।
ट्रैक बना के ट्रैक के ऊपर जो है ना अपनी गाड़ी दिखा देनी है कि जी ये हमारी वाली जो है ना गाड़ी है, ये हमारी गाड़ी, ये पुराने मॉडल की जो भी गाड़ी है, हमने कहा कि जी ये वाली हमारी गाड़ी, ये वाली गाड़ी है। अब इसके ऊपर 4500 की फ़ोर्स जो है ना ये इधर राइट साइड पे लग रही है। दिस इज़ 4500 न्यूटन की फ़ोर्स, ड्राइविंग फ़ोर्स है, ये राइट पे लग रही है। तो इस पे बेटा फ्रिक्शनल फ़ोर्स जो होगी FR वो लेफ़्ट पे लगेगी, और इस गाड़ी ने जितना डिस्टेंस कवर करना है वो D होगा, और ये पॉइंट P पे पहुंच जाएगी। अराइव एट अ पॉइंट P, तो यहाँ पर कोई पॉइंट P है, यहाँ पे पहुँच गई, और यहाँ पर इसकी जो स्पीड है वो 25 है। ये वाली चीज़ जब आप दिखा दोगे ना एग्जामिनर को, तो उसे फील होएगा कि बच्चे को फुल कमांड है, बच्चा क्वेश्चन को पढ़ के डायग्राम प्लॉट कर सकता है, पूरे क्वेश्चन की इलेबोरेशन तो यहाँ पर हो गई है। अब आपने पहले एक्सेलरेशन निकाल लो इस गाड़ी का, तो एक्सेलरेशन का फार्मूला यहाँ से हमें मिल सकता है v² = u² + 2as। तो v² फाइनल स्पीड 25 है, तो यू कैन राइट 25 का स्क्वायर इक्वल बेटा 0 का स्क्वायर + 2a d डिस्टेंस। अब ये तो 0 है, 25 का स्क्वायर 625, हमें डिस्टेंस, हमें एक्सेलरेशन चाहिए, तो इसको 2d से डिवाइड कर दो, तो ये एक्सेलरेशन का एक एक्सप्रेशन बन जाएगा। अब छोड़ दो, क्योंकि हमारे पास d भी तो नहीं है ना, हमने शो करना है कि डिस्टेंस 100 आना चाहिए। अब उसने कहा है कि वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस इज 75,000। अब आपका वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स इज इक्वल टू 75,000 है। तो वर्क डन जो होता है बेटा जी वो आपको पता है, रेजिस्टिव फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस इज इक्वल टू 75,000। वर्क इज़ ऑलवेज फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो हमें जो है ना FR निकालना है, तो FR इज़ इक्वल टू 75,000 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। अभी भी हमारे पास डिस्टेंस नहीं है, हम फिर फंस गए, हम एक्सेलरेशन भी नहीं निकाल सके, दैट इज़ 625/2d। हम फ्रिक्शनल फोर्स भी नहीं निकाल सके, दैट इज़ 75,000/d। अब हमें सिर्फ एक ही बंदा बचा सकता है, और वो है हमारी माँ। रिजल्टेंट फोर्स इज़ इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन। अब रिजल्टेंट फोर्स जो होती है वो होती है ड्राइविंग फोर्स माइनस फ्रिक्शनल फोर्स इज़ इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन। कार का जो मास है वो 1200 है, जो एक्सेलरेशन है वो एक एक्सप्रेशन है 625/2d, और फ्रिक्शनल फोर्स भी एक एक्सप्रेशन है। जो ड्राइविंग फोर्स है वो बेटा जी 4500 है क्वेश्चन के स्टार्ट में। फ्रिक्शनल फोर्स इटसेल्फ एक एक्सप्रेशन है, तो 75,000 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस इज इक्वल टू 1200 मल्टीप्लाइड बाई 625 डिवाइडेड बाई 2 डिस्टेंस। तो यहाँ से इस इक्वेशन से हमने बेटा जी अपना निकालना है डिस्टेंस। तो यहाँ पर 4500 को लेफ़्ट साइड पे रहने दो, टेक एवरीथिंग टू द अदर साइड। अब दूसरी साइड पे 12,000 को 625 से मल्टीप्लाई करें तो आपका कैलकुलेटर आपको देगा 375,000/2d प्लस ये 75,000 पूरे का पूरा राइट साइड पे d आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपने दिस इज़ 2d, 2 को क्यों रखा हुआ है, इस 2 को 375, इसको बल्कि डिवाइड करो इसके साथ, कैलकुलेटर यूज़ करो इसके साथ। 1 मिनट, मैंने डायरेक्ट आपका जो है ना ये वाला कर दिया 12। 1 मिनट कैलकुलेटर 2 सेकंड मुझे दो। 1200 मल्टीप्लाइड बाई 625 डिवाइडेड बाई 2, ये डिवाइड करके आपका जो है ना 375 आ रहा है। ये 2 भी जाएगा डिवाइडेड बाई 2, ये 2 भी उड़ाओ, ये वाला आंसर है इसको डिवाइड करके। अब इसमें से क्या करो 1/2d, 1/d कॉमन ले लो। अब आपके पास 375,000 प्लस 75,000 ऐड करो एंड दैट इज़ इक्वल टू 4500। अब यहाँ से आप अपना डिस्टेंस को कैसे सब्जेक्ट बनाओगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। अब यहाँ से डिस्टेंस को यहाँ पर ये ले आओ, और आपके पास जो है ना ये वाला जो आंसर है दिस वन, इनको प्लस करके 450,000 आपके पास ये वाली चीज़ आ जाएगी डिवाइडेड बाई 4500। 2 0 से 2 0 काट दो। अब जो है ना आप इसको कैलकुलेटर करो तो आपके पास जो है ना बेटा जी 100 मीटर। तो डिस्टेंस आपके पास d इज़ 100।
दिस इज़ आंसर फॉर द डी। दो एक्सप्रेशन बने मिनाहल, आप ज़रा गौर से देखो, आप सारे फार्मूलाज एक दफ़ा M1 सारा कर चुके हो आप AS के अंदर। अब ये दोबारा रिवीजन के अंदर देखें, वही चीज़ें हैं, लेकिन आपने शो करना था कि डिस्टेंस आपके पास 100 है। कोई और मेथड था आपके माइंड में, आप अगर ये डिस्टेंस 100 प्रूव कर दो। दानियाल, दानियाल साहब बैठे हैं आप? जी सर, जी सर। आप मुझे बताएं, इसकी कोई दूसरी अप्रोच है आपके पास किसके लिए? डिस्टेंस निकालने के लिए? आप इसका डिस्टेंस इसके अलावा कैसे निकाल सकते थे? कोई बता मिनाहल, मिनाहल बता आप दूसरे मेथड यूज़ करते रहते हो, बताओ मुझे इस मेथड ये के इब्राहिम अलावा। बताएगा आपको। हाँ, इक्वेशन ऑफ मोशन के साथ। आपके माइंड में कोई और मेथड था किसी बच्चे के माइंड में? ईमान, मिनाहल, आप बताओ, आप लोगों के माइंड में इस मेथड के अलावा कोई और मेथड है किसी बच्चे के माइंड में? अगर ये क्वेश्चन आपके सामने आ जाता, मेरा तो एक्सेलरेशन नहीं निकला, वो देखो एक्सप्रेशन बन गया, वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स के थ्रू फोर्स इनटू डिस्टेंस, एक्सप्रेशन बन गया FR का, फिर रिजल्टेंट फोर्स हमारी माँ है, उसने हेल्प करके डिस्टेंस निकलवा दिया। तो इसके अलावा मेरे माइंड में तो यहाँ पर कोई नहीं है। अगर आपके माइंड में कुछ और है तो आप उसको यूज़ करके कर सकते हो, लेकिन मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, आप उसको आसानी के साथ नहीं निकाल सकते। अब देखो, मैच करना है, कार बी स्टार्ट्स ऑफ एट द सेम इंस्टेंट एज कार ए, द टू कार्स अराइव एट पी साइमल्टेनियसली एंड विद सेम स्पीड, इंजन बी प्रोड्यूसेस अ ड्राइविंग फोर्स ऑफ 3200 न्यूटन है, एंड द कार एक्सपीरियंसेस अ कांस्टेंट रेजिस्टेंस टू मोशन दैट इज़ 1200 न्यूटन। अब सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालो। एक्सेलरेशन का पिछला एक्सप्रेशन आपका 625 था, ओवर 2 डिस्टेंस था, अब डिस्टेंस हमारा 100 आ चुका है, तो 625 ओवर 200 डिवाइड कर दो, 3.125 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका एक्सेलरेशन बन गया। अब कार के ऊपर 3400 की जो है ना फोर्स लग रही है, तो ये हमारे पास जो है ना हमारी कार है, इस कार के ऊपर राइट साइड पे 3200 न्यूटन की फोर्स लग रही है, और जो रेजिस्टिव फोर्स है वो 1200 की है। तो जब भी कुछ समझ ना आए, माँ को बुला लेना, रिजल्टेंट फोर्स हमारी माँ है, रिजल्टेंट फोर्स इक्वल्स मैस टाइम एक्सेलरेशन, ये ड्राइविंग फोर्स माइनस FR, फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू मैस टाइम एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हमने निकाला हुआ है 3.125, ड्राइविंग फोर्स बेटा 3200 है, फ्रिक्शनल फोर्स आपकी 1200 है, और 3.25 को 125 को आकर डिवाइड कर दो, तो मैस ऑफ बी ही तो हमें चाहिए, तो कैलकुलेटर से यहाँ से मैस निकालो, दैट इज़ 640 kg, तो दैट्स इट। रिजल्टेंट फोर्स, न्यूटन का सेकेंड लॉ मैं आपको कह रहा हूँ 98% प्रॉब्लम का सलूशन है। जहाँ पर भी कोई रेजिस्टिव फोर्स है, जहाँ पर भी कोई ड्राइविंग फोर्स है, आपने रिजल्टेंट फोर्स इक्वल्स मैस टाइम एक्सेलरेशन को वेरीफाई करना है और आपके पास आंसर आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम? अलीना फ़ारूक बेटा समझ आ रहा है? जी। बोले ना, पार्टिसिपेट करें, चुप करके बैठे हैं। कोई क्वेश्चन में कहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसी टाइम पूछें। फाइंड द स्टेडी स्पीड विच बी कैन मेंटेन व्हेन इट्स इंजन इज़ वर्किंग एट द सेम रेट एज इट इज़ एट पी। तो स्टेडी स्पीड है आपके पास, तो एक्सेलरेशन तो पहले माँ तो हो गई ज़ीरो। मसला, जब भी स्टेडी स्पीड कांस्टेंट स्पीड देखो लिख दिया करो, एक्सेलरेशन ज़ीरो है, लेकिन पावर मुझे चाहिए। पावर का फार्मूला होता है ड्राइविंग फोर्स मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। तो ड्राइविंग फोर्स जो मेरे पास है वो 3200 है, और जो वेलोसिटी हमारे पास है वो 25 क्वेश्चन के अंदर पीछे गिवन है। तो इसको मल्टीप्लाई करो तो बेटा जी आपके पास आ जाएगी 80,000 वाट। दिस इज़ पावर इन वाट। अब न्यू ड्राइविंग फोर्स क्या होगी, हमने बताना है स्टेडी स्पीड। अब यहाँ पर लिखो ड्राइविंग फोर्स। अब ड्राइविंग फोर्स कैसे आएगी, पावर को आप वेलोसिटी से डिवाइड कर दो। पावर तो आपके पास 80,000 है ना, और वेलोसिटी का हमें पता कोई नहीं, यही तो हमने निकालना है। अब रिजल्टेंट फोर्स हमारी माँ है, अब माँ ज़ीरो हो चुकी है क्योंकि एक्सेलरेशन ज़ीरो है,
राइट साइड पे मास टाइम एक्सेलरेशन 0, आर एफ जो होता है ना वो ड्राइविंग फोर्स माइनस फ्रिक्शनल फोर्स होती है। ड्राइविंग फोर्स तो ये 80,000 ओवर वी है, तो यू कैन राइट 80,000 ओवर वी माइनस फ्रिक्शनल फोर्स, और वो आपके पास है 1200 इज इक्वल टू 0। तो 80,000 डिवाइडेड बाई v इज इक्वल टू 1200, तो v इज इक्वल टू 80,000 डिवाइडेड बाई 1200। तो v का जो फाइनल एक्सप्रेशन आपके पास आ जाएगा वो 0 से काट दो, अब सिंप्लीफाई करते जाओ। तो फ्रैक्शन आपके पास फ्रैक्शन में लिखो या वैसे लिखो 200/3, या कैलकुलेटर से करो तो 66.7 मीटर पर सेकेंड इज़ द वेलोसिटी, स्टेडी वेलोसिटी विच b कैन मेंटेन। तो ये b ये वाली वेलोसिटी मेंटेन करेगा। पावर इज इक्वल टू ड्राइविंग फोर्स इनटू वेलोसिटी, ड्राइविंग फोर्स इज इक्वल टू पावर ओवर वेलोसिटी, एंड रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन। स्टेडी स्पीड की वजह से एक्सेलरेशन 0 हुआ, रिजल्टेंट फोर्स आपकी इक्वल टू 0 हो गई और वेलोसिटी हमें मिल गई। क्वेश्चन नंबर 6 आ गया आपका बेटा जी, कैनीमैटिक्स। पावर का आप कौन सा फॉर्मूला बता रहे थे? किसका बेटा? पावर का। पावर इज ऑलवेज इक्वल टू ड्राइविंग फोर्स इनटू वेलोसिटी। दानियाल आप जो कह रहे थे ना रेजिस्टिव फोर्स यूज़ हो सकती है, कभी भी नहीं यूज़ हो सकती। जब माँ 0 होती है तो आपके क्वेश्चन में सिर्फ जो है ना रेजिस्टिव फोर्स होती है। तो ड्राइविंग फोर्स माइनस रेजिस्टिव फोर्स अगर 500 है तो फिर आप इधर से पहले ड्राइविंग फोर्स निकालते हो, फिर उसको पावर निकालने के लिए यूज़ करते हो, क्योंकि 500 क्वेश्चन में रेजिस्टिव फोर्स होती है, लेकिन कांस्टेंट स्पीड की वजह से रिजल्टेंट फोर्स के एक्सेलरेशन 0 हो चुका होता है। तो यू कैन नॉट यूज़ फ्रिक्शनल फोर्स टू कैलकुलेट योर पावर। पावर इज इक्वल टू ड्राइविंग फोर्स मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, ये वाला फार्मूला है पावर का। तो पावर कैलकुलेट करने के लिए आप कभी भी ड्राइविंग फोर्स के अलावा कोई फोर्स यूज़ नहीं कर सकते, तभी पावर आएगी आपके पास। और देखो मुझे ड्राइविंग फोर्स चाहिए थी, तो ड्राइविंग फोर्स इज इक्वल टू पावर ओवर वेलोसिटी, तो रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन 0 तो मास 0, आर एफ इज इक्वल टू डी एफ माइनस एफ आर 1200, ड्राइविंग फोर्स 80,000 ओवर वेलोसिटी, एंड यू गॉट योर वेलोसिटी, और ये 66.7 या 200/3 आपका आंसर है। 6 पे आ जाओ। अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट O एंड मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, द वेलोसिटी v ऑफ द पार्टिकल एट t इज दिस गिवन। वेरीफाई करो कि पार्टिकल रिटर्न टू ओरिजिन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। डिस्टेंस लाहौर टू इस्लामाबाद, इस्लामाबाद टू लाहौर 600 किलोमीटर होगा, लेकिन जहाँ से चलोगे वहाँ पर आओगे तो डिस्प्लेसमेंट 0 आना चाहिए। तो वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट आपको सिर्फ इंटीग्रेशन से मिल सकता है, तो इसकी k इंटू 3t² माइनस 2t³ अगर आपने इसकी बेटा करनी है इंटीग्रेशन, तो k को बाहर फेंक दो, k तो कांस्टेंट है, तो अब इसकी इंटीग्रेशन जो है ना ये 3t³ ओवर 3 माइनस 2t⁴ ओवर 4 प्लस c इज इक्वल टू s। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इज k टाइम्स t³ माइनस t⁴ ओवर 2 प्लस c, तो दिस इज s। जब 0 ओरिजिन पे आएगा तो आप लिख दो, जब t 0 s 0 तो c भी 0। जब t 0 ओरिजिन आफ्टर लिव o ओरिजिन स्टार्ट है, तो जहाँ से स्टार्ट से चला था तो सारा कुछ c 0 हो गया। तो अब आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है वो है k इंटू t³ माइनस t⁴ ओवर 2, बस ये है। अब फॉर टाइम 2 सेकेंड, फॉर टाइम 2 सेकेंड के लिए जब इसमें अगर मैं t की वैल्यू 2 डाल देता हूँ, तो याद रखो अगर मैं यहाँ पर t की वैल्यू 2³ 8, 2⁴ 16 ओवर 2 8, तो k मल्टीप्लाइड बाई 8 माइनस 8 0, तो s का आंसर 0। तो जब डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाए तो समझ जाओ यस आप लिख दोगे एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे पार्टिकल इज बैक, आपका पार्टिकल वापस आ चुका है, पार्टिकल इज बैक टू O, आपका पार्टिकल O पे वापस आ गया, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया,
यही तो उसने पूछा है कि आप साबित करो कि 2 सेकंड के ऊपर पार्टिकल रिटर्न्स टू ओरिजिन पोजीशन। तो जब कोई डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो तब होता है जब जिधर से आप जाते हो वापस उधर ही आ जाते हो। तो डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट बिकम ज़ीरो व्हेन यू रिटर्न टू द बैक और ओरिजिन पोजीशन पे आओगे। तो भाई इस एक्सप्रेशन में डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हुआ तो आप लिख सकते हो कि एट टाइम t 2 सेकेंड पार्टिकल इज़ बैक टू ओरिजिन, पार्टिकल वापस आ गया। कोई मसला है तो खिजर पूछो, बताओ ऊपर वाले में। नहीं है। It is given that acceleration of the particle is minus 13.5 meter per second square for the positive value of t at which velocity is 0. Find k and hence find the total distance in 2 seconds of the motion. 6 मार्क का क्वेश्चन है। सबसे पहले तो लिखो वेलोसिटी 0 है। अगर वेलोसिटी 0 है तो हमारा जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है k वाला जो पीछे से हमने निकाला k 3t स्क्वायर, वो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन था, 2t क्यूब था एंड इट बिकम्स इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आपके पास जो है ना, अगर यहाँ से t कॉमन ले लो, आपने t स्क्वायर कॉमन ले लेना है और यहाँ पर आपके पास बन जाएगा बेटा जी 3t माइनस 2t इज़ इक्वल टू 0। तो अब आपके पास जो है ना यहाँ से t जो है ना k भी 0 t 0, काटना नहीं होता यहाँ पर, 3 के साथ वाला t तो चला जाएगा, t इज इक्वल टू 0 करना है बेटा। आप यही गलती करते हो। ये तो कहीं ये आपने कॉमन नहीं सही लिया। कॉमन ले लिया मैंने, टी स्क्वायर कॉमन लिया, के पहले से था। जब मैंने टी स्क्वायर कॉमन, टी क्यूब है, सॉरी ये टी स्क्वायर है तो ये टी चला गया। यू आर राइट 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 राइट, ये टी चला गया, ठीक है। तो ये टी चला गया है तो 3 माइनस 2t, तो इधर क्लास एंड होने वाली है। मैं दोबारा लिंक भेजूं या कंप्लीट करो, क्या कहते हो सारे? जल्दी जल्दी बताओ। एक ही क्वेश्चन रह गया है, अगर वो कहते हो तो मैं दोबारा लिंक आपको सेंड करता हूं। तो ये 2 सेकंड, ये मैं आपको लिंक सेंड कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर टाइम एक दफ़ा 0 आ गया, यहाँ पर टाइम हमारा देखो दानियाल 0 हो गया। दूसरा टाइम हमारे पास 3/2 सेकेंड आ गया। अब आपने अगर वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालना है तो उसका आपको डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। कुछ नजर ही नहीं आ रहा। जस्ट अ सेकेंड, और सदी आपको काफी नींद आ रही है। ये देखो अभी, ये देखो अगर आप मुझे आप एक्सेलरेशन निकालना है तो मैं वेलोसिटी का जो है ना डेरिवेटिव लूँगा। अब मुझे एक्सेलरेशन चाहिए तो वेलोसिटी का एक्सेलरेशन dva, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन बेटा मिलता होता है, तो dv ओवर dt। तो मेरे पास जो इक्वेशन है अब हम उसका डेरिवेटिव लेंगे। हमारे पास जो 3t स्क्वायर है, के ब्रैकेट में यहाँ पर लिख दो जी 3t स्क्वायर माइनस 2t क्यूब। अब इसका डेरिवेटिव लेना है फॉर एक्सेलरेशन, तो 3 टाइम्स 2 जो है ना आपके पास कितना आ जाएगा 6t, के इंटू 6t, डेरिवेटिव में माइनस 6t स्क्वायर। अब टाइम तो हमने 3/2 सेकेंड निकाला हुआ है, तो अब यहाँ पर लिख दो अगर टाइम हमारे पास 3/2 सेकेंड हो तो फिर हम क्या कर सकते हैं, तो इसके अंदर जो है ना वैल्यू पुट कर दो तो के की वैल्यू निकल आएगी आपके पास। तो 6 के 6 एज इट इज़, टाइम की जगह पे बेटा जी 3/2 लिखो, माइनस 6 और टी की जगह पे 3/2 और इसका स्क्वायर। तो यहाँ पर आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर देखो ये एक्सेलरेशन की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन के अंदर,
अब यहाँ पर आपने ये एक्सेलरेशन का ये -13.5 लेफ़्ट साइड पे ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ से k की वैल्यू निकालनी है। 2 1 2, ये 3 हो जाएगा, तो इसका क्यूब, तो यहाँ से आपने k की वैल्यू ये -4.5 k आ जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, तो k इज़ इक्वल टू 13.5 डिवाइडेड बाई 4.5, तो आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी 3। तो फिर हमसे उसने पूछा क्या है, उसने कहा है कि k की वैल्यू फाइंड करो। k की वैल्यू हमने फाइंड करके दे दी। उसके अलावा k की वैल्यू के बाद उसने कहा टोटल डिस्टेंस 6 नंबर का है, डिस्टेंस भी कैलकुलेट करना है। तो डिस्टेंस के लिए तो हमें इंटीग्रेशन चाहिए होती है। मैं इस जगह पे फिर इसको इरेज कर दूंगा। तो आपने डिस्टेंस के लिए अपनी जो एक्सप्रेशन है उसके ऊपर जो है ना इंटीग्रेशन लगानी है। k की वैल्यू भी है हमारे पास 3/2 टाइम है, तो मतलब 0 से लेकर आपने इंटीग्रेशन का 3t² है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 3, कांस्टेंट बाहर निकाल दो, 0 से लेकर 3/2 लिमिट है, और अंदर आपके पास जो एक्सप्रेशन है t³ माइनस t⁴/2। अब यहाँ पर इसके ऊपर जो है ना आपने लिमिट अप्लाई करनी है और डिस्टेंस आपके पास आ जाएगा। क्योंकि डिस्टेंस आने जाने वाला है, तो जो डिस्टेंस आएगा उसको इंटू 2 भी करना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि डिस्टेंस डबल होता है जब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होता है। याद रखो, जब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होता है आपका डिस्टेंस हमेशा डबल होता है। जब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होता है डिस्टेंस डबल होता है। तो यहाँ से आप अपना डिस्टेंस कैलकुलेट कर लोगे, तो ये 6 नंबर आपके यहाँ पर कंप्लीट होंगे। वो आफ्टर इंटीग्रेशन जो डिस्टेंस आएगा उसे डबल करना पड़ेगा। अब ये आखिरी क्वेश्चन है, इससे ज़रा गौर से देखो। 7 नंबर आखिर पे देखो। आखिरी क्वेश्चन जो होता है ना, ये काफ़ी अच्छे खासे मार्क्स का क्वेश्चन होता है। अब जी मोमेंटम है मेरे ख्याल में। 2 particles A and B of masses 0.4 and 0.2 are moving down the same line of the greatest slope of smooth plane. The plane is inclined at 30 degree. When the particle collide, collision आ चुका है, तो total momentum before collision is equal to total momentum after collision। इधर लिखा करें, जब भी आपके पास मोमेंटम का क्वेश्चन आए तो आपने यहाँ पर बेटा जी लिख देना है टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। अब आप फार्मूला लिख दें, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। अब हर बॉडी का मैस है और उसका मोमेंटम। पहले बॉडी का मोमेंटम मैस है 0.4 और उसकी स्पीड आपके पास जो है ना कितनी है बताइए, ये 3, तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। पहले सिस्टम का मोमेंटम प्लस दूसरा का मैस 0.2, स्पीड 2 है। राइट वाले का मोमेंटम मैस तो सेम रहता है आपका 0.4, बाद में स्पीड 2.5, तो दिस इज़ 2.5, और आखिर में 0.2 इंटू स्पीड ऑफ द अदर बॉडी। तो बस ये लेफ़्ट साइड पे इसको सॉल्व कर दो। 4 3s are 12 और ये वाला 1.2 प्लस 2.24 दैट इज़ 0.4 एंड 25 4s are 100 विच मीन्स कि दिस इज़ 1 प्लस 0.2 VB। 1 को उधर जाकर सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 1.6 माइनस 1 divided by 0.2 is the speed of the B. So this would be VB is equal to 3 meter per second. तो बॉडी B की immediately after the collision हमने स्पीड निकाल दी। अब 7 नंबर का क्वेश्चन है बेटा जी, इसको समझना है आफ्टर द कोलिजन, क्योंकि यही क्वेश्चन होता है आखिरी जिसमें 7 नंबर या 9 नंबर एग्जामिनर आप लोगों को दे रहा होता है, तो उसका ख़ास ख्याल रखना है। After the collision, when B has moved 1.6 meter down the plane from the point of collision, जब वो टकराता है तो वो फिर जो है ना नीचे ये कोलिजन कोलाइड आपके पास इंक्लाइंड प्लेन है। यहाँ पर देखो ये आपके पास थीटा है। अब थीटा 30 कितने डिग्री की गिवन था हमारे पास, थीटा की वैल्यू थी ऊपर गिवन है क्वेश्चन के अंदर, थीटा की वैल्यू गिवन है जो कि है 30 डिग्री।
ये एंगल 30 डिग्री है, इसको याद रखिएगा। अब ये ऊपर से नीचे की तरफ बेटा जी ये वाला मास पार्टिकल जो है ना ये नीचे की तरफ आ रहा है डाउन द स्लोप। अब आगे बैरियर है, तो यहाँ पर आगे बैरियर के साथ जो है ना ये टकराएगा। बॉडी बी है तो यहाँ पर जो है ना ये एक बैरियर है, देयर इज़ अ बैरियर। इसको समझे, लंबा क्वेश्चन है। बैरियर से ये टकराएगा। When it hits the barrier, its speed is reduced by 90%. The two particles collide again 0.44 second after their previous collision and they then coalesce. फिर ये stick together हो जाते हैं। Show that the speed of B immediately after it hits the barrier is 0.5. आपने ये वाली स्पीड बेटा शो करनी है कि ये 0.5 है। Hence find the speed of the combined particles immediately after the second collision between A and B. तो बहुत ज़्यादा काम करने हैं आपने यहाँ पर। अब शुरू हो जाएं। सबसे पहले रिजल्टेंट फोर्स वाला अपना कॉन्सेप्ट, क्योंकि बॉडी मूव कर रहा है। रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन। तो इसका मास mg sin थीटा होगा, इसका मास 0.2 है, 0.2 kg। तो अब mg sin थीटा 0.2 g sin 30 डिग्री माइनस फ्रिक्शन, स्मूथ सरफेस है, इसके ऊपर कोई वो नहीं है, तो दिस इज़ ज़ीरो एंड मास इज़ 0.2 इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से आप एक्सेलरेशन निकाल लो, 0.2 g sin 31/2 होता है डिवाइडेड बाई 0.2। कैलकुलेटर यूज़ करो तो बेटा जी एक्सेलरेशन का आंसर आएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी बेटा खिजर कुछ कह रहे थे? ये एक्सेलरेशन हमारे पास आ गया। अब आपने स्पीड निकालनी है, तो स्पीड का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, v इक्वल्स u प्लस AT। अब v निकालना है। u इनिशियल स्पीड हमारे पास 3 थी, एक्सेलरेशन आपने 5 निकाल दिया और टाइम हमारे पास 0.4 सेकेंड गिवन है। तो फाइनल वेलोसिटी आपके पास आ गई 5 मीटर पर सेकेंड। तो उसने क्या बोला था, स्पीड इट हिट्स द बैरियर, बैरियर वाली साबित करनी है। ये वेलोसिटी ये आ गई है आपने। तो जब ये टकराता है तो यहाँ पर लिखो स्पीड। ईमान बेटा यहाँ पर देखिएगा, स्पीड ऑफ बी 90% रिड्यूस हो गई है, 90% ख़त्म हो गई, तो इसका मतलब है 10% बच गई, 10% ऑफ दिस 5। तो 10 का मतलब होता है 10/100 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो 0.5 मीटर पर सेकेंड शोन। पहला काम तो हमने शो कर दिया कि ये जो स्पीड है ये बैरियर से टकराने के बाद जब वो 90% तक रिड्यूस हो जाती है स्पीड, वो 0.5 मीटर पर सेकेंड बचनी चाहिए, तो हमने वो वाली स्पीड बचा दी। आगे हैंस फाइंड द स्पीड ऑफ द कंबाइंड पार्टिकल, आगे कुलैस होंगे। ये पहला हिस्सा मुकम्मल हो गया इस क्वेश्चन का। अब दूसरे हिस्से के अंदर जब वो टकराएगा, देखें यहाँ पर टाइम भी नोट करें, जब ये नीचे जा रहा है तो ये बैरियर से जब टकराता है तो ये वाला टाइम जो है ये 0.44 सेकेंड है। द टू पार्टिकल्स कोलाइड अगेन 0.44 सेकेंड आफ्टर दियर प्रीवियस कोलिजन। तो यहाँ पर और ये बाउंस बैक भी करेगा। जब ये वाला बॉडी आके बैरियर से टकराएगा तो बैरियर से टकराने के बाद इसने पीछे बाउंस बैक भी करना है। तो हमारे पास जो टाइम है पिछला 0.4, ये वाला टाइम 0.4 है। तो अब जब वो बाउंस बैक करेगा तो यहाँ पर आप पहले टाइम निकाल लो कि पहला टाइम जो 0.44 रीबाउंड करेगा तो 0.4। यहाँ पर टाइम का डिफरेंस देख लो बेटा जी, आपके पास आना चाहिए 0.04 सेकेंड। जब आपको टाइम मिल जाए फॉर बी, जब बी कोलाइड करेगा बैरियर से और बाउंस करेगा, इसने बाउंस बैक भी करना है, तो फाइनल वेलोसिटी v इज़ इक्वल टू u प्लस AT। अब जब बाउंस करते हैं ना, ये वाली वेलोसिटी अब नेगेटिव ले लेनी है आपने। देखें v इनिशियल वेलोसिटी थी 0.5, बाउंस की वजह से -0.5 हो जाएगी। एक्सेलरेशन 5 है, टाइम हमारे पास 0.04 आ चुका है। तो अब जो वेलोसिटी होगी बाउंस बैक करने के बाद वो आपके पास आ जाएगी -0.3 मीटर पर सेकेंड।
जब वो कोलाइड करेगी और फिर ये v से वापस आ जाएगी। अब हमने क्या निकालना है इसके अंदर जी, दूसरी स्पीड निकालनी है। हैंस फाइंड द स्पीड ऑफ द कंबाइंड पार्टिकल्स इमीडिएटली आफ्टर द सेकंड कोलिजन हैपन्स। तो यहाँ पर ये वाली स्पीड निकल आई, 7 नंबर है, उसने डिवीजन की हुई है अलग अलग हिस्सों के अंदर। अब रिजल्टेंट फोर्स, न्यूटन का सेकंड लॉ दोबारा लगा दो यहाँ पर बेटा, मास टाइम एक्सेलरेशन होगा। रिजल्टेंट फोर्स आपके पास डिफरेंस होती है, रिजल्टेंट फोर्स mg साइन थीटा 0.4 g साइन 30 डिग्री, फ्रिक्शनल फोर्स तो है ही नहीं 0.4 a, तो यहाँ से आप एक्सेलरेशन निकालो 0.4 g साइन 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 0.4, तो आपका एक्सेलरेशन यहाँ से बेटा जी मिलेगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आपके पास टाइम आ चुका है, टाइम आपके पास 0.04 सेकंड है और जो एक्सेलरेशन है वो 5 है। एक्सेलरेशन हमने यहाँ पर 5 मीटर पर सेकंड का निकाल दिया। इनिशियल वेलोसिटी 2.5 मीटर पर सेकंड की है, तो अब आप अगली वेलोसिटी निकाल दो, v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी। u आपके पास बेटा कितना है, 2.5 है, प्लस एक्सेलरेशन 5 है, टाइम 0.44 है, तो यहाँ से आपके पास जो वेलोसिटी आएगी वो 4.7 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है। अब आपने आखिरी कुलैस वाला कॉन्सेप्ट दिख रहा है। कुलैस के अंदर फार्मूला लगाओ, m1u1 प्लस m2u2 इज़ इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू वी। ये जब कुलैस हो जाएगा, जब बॉडी कुलैस होता है, स्टिक टुगेदर हो जाएगा, तो m1 0.4, उसकी वेलोसिटी 4.7, पहला मोमेंटम प्लस दूसरा मोमेंटम 0.2 इंटू वेलोसिटी माइनस 0.3 इज़ इक्वल टू दोनों का मैस 0.4, 0.6 इंटू वेलोसिटी, ये वाली निकालनी है हमने। तो यहाँ पर आपके पास जी आ जाएगा 1.88 माइनस 0.06 डिवाइडेड बाई 0.6 विल बी इक्वल टू द वेलोसिटी। तो अब आपके पास फाइनल वेलोसिटी जब ये कुलैस हो जाएंगे तो ये वाला कैलकुलेटर से आप करो तो बेटा जी आपके पास आ जाना चाहिए ये 91/30 विच इज़ इक्वल टू 3.0333। तो बहुत सारे 3 लिखने के बाद 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक 3.03 मीटर पर सेकंड। तो दिस इज़ द वेलोसिटी 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक, जिसमें वो कोलैस हो जाएंगे और आपकी वेलोसिटी उसने जो पूछी थी कंबाइंड इफ़ेक्ट वाली। तो यहाँ पर बेटा जी आपको एग्जामिनर 7 मार्क्स देगा। शो दैट द स्पीड बी इमीडिएटली आफ्टर इट हिट्स द बैरियर, जब ये बैरियर को हिट करेगा 0.5 निकलनी चाहिए, वो हमने पहले स्टेप पे निकाली। हैंस फाइंड द स्पीड ऑफ द कंबाइंड पार्टिकल्स इमीडिएटली आफ्टर द सेकंड कोलिजन बिटवीन ए एंड बी। तो पहले तो हमने एक्सेलरेशन निकाला और वो वाली वेलोसिटी निकाली 0.5, जिसको हमने प्रूव करना था। ये 2-3 मार्क्स आउट ऑफ 7 आपको यहाँ तक मिल जाएंगे। फिर हमने आगे वर्किंग करते हुए उसकी वेलोसिटी जब वो टकराएगा फिर वापस आएगा, फिर रिजल्टेंट फोर्स इज़ इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन से एक्सेलरेशन निकला, फिर वेलोसिटी निकाल के आखिर में हमने दोनों को कोलाइड करवा के कोलैस कर दिया। तो दिस इज़ m1 प्लस m2 इंटू वी। कोलैस की ये कंडीशन होती है कि दो बॉडीज स्टिक टुगेदर हो जाते हैं। तो दिस इज़ द वेलोसिटी जो कि आखिर में हमारे लिए रिक्वायर्ड थी। तो यहाँ पर हमारा ये वाला चैप्टर बेटा जी